नमस्कार, आवाज़ इंडिया के खास कार्यक्रम आवाज़ चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर डे 4 पर। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि जो अभी खबर आ रही है वो ये है कि भारत और पाकिस्तान ने आपसी सहमति से भारत ने अपनी शर्तों को रखते हुए सीज फायर को लागू कर लिया है। दोनों ही देश अब एक दूसरे पर किसी तरह की गोलीबारी नहीं करेंगे। जो टकराव पिछले 6 मई से चल रहा था उसे रोक दिया गया है, सीज फायर लागू हो गया है। और इस सारी चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हरगोविंद विश्वकर्मा जी, जिनसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और काफ़ी कुछ जानकारियां हमने उनसे ली हैं। आपको हमने पहले भी बताया था कि वो पत्रकारिता में उन्होंने खास करके जम्मू कश्मीर एरिया को काफ़ी कवर किया है, पाकिस्तान पर उन्होंने काफ़ी कवरेज की है और खासी नज़र बनाए रखते हैं इन सारी खबरों पर। हरगोविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस स्टूडियो में आए और हमारे लिए आप बहुत सारी जानकारियां देते हैं हमारे दर्शकों को। सबसे पहला सवाल अब यही कि इतने दिन टकराव चला, 6 मई से ये टकराव चल रहा था एक दूसरे पर, चाहे मिसाइलें हो, गोलीबारी हो, ड्रोन से हमला हो, चल रहा था। लेकिन अब दोनों ही देशों ने फ़ोन पर बातचीत करके सीज फायर के लिए मान गए। हालांकि भारत ने अपनी शर्तें रखी हैं। क्या कहेंगे आपकी, क्या ये निर्णय सही कहेंगे या फिर अब जो शुरुआत हुई थी उसमें आर पार की लड़ाई हो जानी थी और चीज़ें ख़त्म होनी थी? एक्चुअली इसके दो पहलू हैं। एक तो दोनों देश के बीच जो है टकराव ख़त्म हो गया है जी। जो लोग पैनिक थे, खास करके बॉर्डर एरिया में जो लोग रह रहे थे, दोनों देश के जो नागरिक हैं, सिटीजन हैं, वो बहुत पेनफुल उनके लिए 3-4 रातें रही। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि ये सही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि भारत ने जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी जी। खास करके जो पहलगाम में जो आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके हत्याएं की, इसके बदले में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। जी। तो वो अभी तो अजहर महमूद हुआ या मसूद अजहर हुआ या हाफिज़ सईद हुआ या सैयद सलाउद्दीन, जी। ये हालांकि भारत के ऑपरेशन में 5 आज खुलासा हुआ है कि 5 बड़े आतंकवादी मारे गए, लेकिन जो आका हैं हाफिज़ सईद हुए या सैयद सलाउद्दीन या मसूद अजहर, ये लोग अभी जिंदा हैं। ऐसे में अब ये भारत की अभी तो विक्रम मिस्री ने जो अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और उन्होंने कहा कि दोनों देश इमीडिएट इफेक्ट से सीज फायर लागू करने पर सहमत हो गए हैं, यानी थल, जल और आकाश तीनों जगह सीज फायर हो गया है। तो अभी एक दूसरे पर सैद्धांतिक रूप से इस पर अमल करेंगे, फायरिंग नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट, उन्होंने भी ट्वीट किया है, उन्होंने खुशी जाहिर की है। और कई हलकों में जो शांतिप्रिय लोग हैं वो उसका वेलकम कर रहे हैं। लेकिन इस पीछे एक सवाल यही उठ रहा है कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की थी, जो आर पार की लड़ाई, इस बार कहा जा रहा था कि एक एक आतंकवादी को हम चुन चुन के मारेंगे, जिन्होंने हमारे 26 महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को विधवा बनाया है, उनके सिंदूर को उजाड़ा है, उनके सुहाग को उजाड़ा है, उनको हम जस्टिस में लाएंगे, उनको न्याय दिलाएंगे। उसका क्या? क्योंकि अभी तो जो मास्टरमाइंड है आका टेररिस्ट, वो तो अभी घूम रहे हैं, जिंदा हैं। तो जैसे आप तुलना करिए, अमेरिका ने के खिलाफ हमला किया था ओसामा बिन लादेन, तो अमेरिका ने उसको अंततः मार गिराया। बिल्कुल। अब जो है, चूंकि ये आतंकवादी पाकिस्तान में ही हैं, तो अब सीज फायर हो गया तो भारत तो अब तो गोली चलाएंगे नहीं, तो फिर इनको कैसे एलिमिनेट किया जाएगा? एक बार फिर से उन्हें पनाह मिलेगी, फिर हाँ, वो फिर से वही रिएक्शन आएगा। बिल्कुल रिपीटे चीज़ें होंगी वापस से, फिर एक बार वही। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान वैसे तो आर्थिक तंगी दिखा रहा है और पूरा विश्व समझ रहा है कि वो किस तरह की स्थिति में अभी है, चाहे खाने पीने का सामान हो, दूसरे सामान हो, अगर वो इस स्थिति में है, आर्थिक स्थिति उसकी सही नहीं है, इसके बावजूद वो भारत पर हमला कर रहा है। भारत पे उसने ड्रोन हो, मिसाइल हो, गोलीबारी हो, आखिर इन सब में भी पैसा लगता है, खर्च होता है। जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो क्या कहेंगे कि अभी की उसकी स्थिति क्या बनी होगी जब वो इतना सब उसने इन 4 दिनों में किया है? तो एक्चुअली कह लीजिए कि ये युद्ध पाकिस्तान के लिए तो बहुत भयावह था, अनुभव है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान की जो 26 करोड़ पॉपुलेशन है, अब उनमें ढेर सारे लोगों की भोजन छीन करके सेना पर खर्च किया जाता है।
पाकिस्तान का जो डिफेंस पे खर्च है, बजट है, वो बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से वहाँ दूसरे सेक्टर में खर्च नहीं हो पाते, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता और महंगाई बढ़ रही। इस समय आपको पता ही पाकिस्तान बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो बेशक वो युद्ध नहीं झेल पाता। इसीलिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा था। आज उसके रक्षा मंत्री ने भी बयान दिया था कि हम युद्ध विराम के लिए सहमत हैं। इसके बाद दोनों देशों के काउंटर पार्ट्स ने बातचीत किया, टेलीफोनिक बातचीत हुई, जैसा कि विक्रम मिस्त्री ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। और दोनों देश सीज फायर के लिए सहमत हो गए हैं। लेकिन यही फिर वही सवाल उठता है कि इस समय भारत के पास, क्योंकि इस समय पाकिस्तान आर्थिक रूप से बहुत तंग था और वो जो है, मुझे ऐसा लगता है कि 1 हफ्ते या 10 दिन भी युद्ध झेल नहीं पाता। और इस समय पूरी दुनिया भारत के साथ थी। आपको पता ही होगा कि पिछले जितने युद्ध हुए हैं, खास करके 1971 जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, उस समय अमेरिका पाकिस्तान के साथ खुले रूप में था। उसका बेड़ा हिंद महासागर में ही पहुंच गया था। इसके बावजूद जो है भारत ने निर्णायक लड़ाई लड़ी। इस समय अमेरिका तटस्थ था, किसी के पक्ष में नहीं था, यानी भारत के लिए विष था, क्योंकि वो पाकिस्तान के फेवर में नहीं था। तो कहने का मतलब है, और इसके अलावा चीन भी खुले रूप पर पाकिस्तान के खिलाफ के समर्थन में नहीं आया था। केवल एक देश पाकिस्तान के समर्थन में आया था, वो है टर्की। तो ऐसे में भारत को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान को और पाकिस्तानी आकाओं को, जो टेररिस्ट हैं, ये सबसे अच्छा क्या मौका कहेंगे था। कि भारत के एक अच्छा मौका भारत से छूट गया? मैं तो यही कहूँगा कि अभी हालांकि विक्रम मिस्री ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन उससे सवाल ये पूछा जाना चाहिए था, भारतीय लीडरशिप से सवाल पूछा जाना चाहिए कि जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था उनके जख्मों को भरने के लिए, तो अभी जो उसके आका हैं, जो पहलगाम में, वो तो एक मोहरा थे जिन्होंने गोली चलाई, लेकिन उनको उनकी जो परवरिश करते हैं, उनको जो नर्चर करते हैं, उनको जो ट्रेंड करते हैं, वो जो उनके आका हैं आतंकवादी, जो फैक्ट्री चलती है पाकिस्तान में, उसका क्या? जब तक वो रहेंगे तब तक वो फैक्ट्री चलाते रहेंगे। तो ऐसे में और फिर आने वाले दिनों में वही स्थिति एक बार फिर देखी जा सकती है। एक्चुअली ये आपको बताऊं, अभी पहले 1980 से चल रहा। पहले वो लोग सिख टेररिज्म को पनाह दे रहे थे। इसके बाद 1989 से जब से कश्मीर में कश्मीरी आतंकवादी सक्रिय हुए, तो उनको सहयोग और संरक्षण देना शुरू किया। तो कह सकते हैं कि ये विन विन पोजीशन हो सकती है पाकिस्तान के लिए, लेकिन भारत के लिए मुझे लगता है भारत के लिए ये अच्छा नहीं हो। हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं कि युद्ध में बहुत खर्चा होता है। एक्चुअली क्या होता है बता रहा हूँ आपको। भारत इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्थायी पीस चाहिए। स्थायी पीस यानी परमानेंट पीस, शांति चाहिए। इसके लिए पाकिस्तान का जो अस्तित्व है, जिस पोजीशन में पाकिस्तान है, वो कभी अस्तित्व नहीं आने देगा। वो हमेशा आतंकवादियों को प्रसर देता रहेगा। वो तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग बोल रहा था कि हम युद्ध विराम चाहते हैं, सीज फायर कर चाहते हैं। अब पता नहीं भारतीय लीडरशिप किस दबाव में इस फैसले पर राजी हुई है, ये तो आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल। और आपने पिछले एपिसोड में सीधे कहा था कि उनके डीएनए में है ये चीज़ कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, आज नहीं तो कल वापस फिर वही चीज़ें रिपीट होंगी। ये हम देख रहे हैं, कह लीजिए कि 1971 से जी कि वो अभी इतनी लंबी बॉर्डर लाइन है भारत और पाकिस्तान की। यहाँ कठुआ से शुरू होती है और वहाँ पुंछ तक जाती है। और इतनी इसमें इंटरनेशनल बॉर्डर है, आईबी है और लाइन ऑफ कंट्रोल है। और दोनों का भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि आतंकवादियों को पूरी तरह एकदम जीरो इन्फिल्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। यानी वो आते रहेंगे, और जब आतंकवादी वहाँ से गन लेके आते रहेंगे तो 6 महीने शांति रहेगी। हम बोलेंगे हम शांति हैं, कश्मीर तरक्की कर रहा है, वहाँ पर्यटक आ रहे हैं। फिर पता चला 6 महीने बाद फिर आ गए एक दिन और फिर लोगों को मार दिए, ब्लास्ट कर दिए। ये चलता रहेगा। तो ये समय था आर पार की लड़ाई की। मुझे लगता है
जी, क्योंकि अभी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी और वो लड़ने की जो ताकत दमखम दिखा रहा था वो या तो चीन के दम पे आगे बढ़ रहा था या फिर टर्की के, लेकिन आगे आकर किसी ने मदद के लिए उसे नहीं बोला कि हाँ हम हैं पाकिस्तान के साथ, वो भी पीठ पीछे ही खड़ा रहा। हाँ नहीं, एक्चुअली आप जो है अभी 3 दिन का जो 3 रातें हुई हैं, एक दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दूसरे दिन उसने ड्रोन दागे, और तीसरे दिन उसने ड्रोन दागे और फायर भी किया और मिसाइल भी दागे। लेकिन इसमें आपको पता है कि भारत का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ एयरबेस, एक रडार स्टेशन और एक डिफेंस सिस्टम एकदम नष्ट हो गया उसका। तो अभी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। इस डैमेज को रोकने के लिए वो चाह रहा था कि सीज फायर हो जाए, और उसकी मंशा मुझे लग रहा है पूरी हो गई है। अब सीज फायर हो गया है, तो अब कह लीजिए कि एक तरह से ये भी कहें कि वो समझ गया है कि आने वाले दिन में अगर हम कुछ थोड़ा करते हैं तो भारत उसका बढ़ चढ़ के जवाब दे रहा है। तो मतलब अब वो डिफेंसिव स्थिति में भारत नहीं है, अब अग्रेसिव हो गया है। अगर आप 1 करोगे तो हम 2 देकर आपको जवाब देंगे। MIF वाली बात जो यहाँ पर आ रही है, $1 अरब की मदद, अचानक से ये कैसे? क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसमें, और ख़ास करके वोटिंग में भारत भी शामिल नहीं था, क्या कहेंगे कि ये अचानक से $1 अरब की मदद देना पाकिस्तान को, जबकि पूरा विश्व देख रहा है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, आतंकवाद को पनाह दे रहा है, आतंकी किस तरह से कहीं एकदम शांति वाले इलाके में जहां जम्मू कश्मीर में पर्यटकों को मार दिया गया, पूरे विश्व ने देखा, उसके बाद भी इस तरह की मदद देना। मैं कहूँगा कि आज का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहा है। सीज फायर भी हो गया, उसको IMF इंडियन मॉनेटरी फंड से $1 बिलियन यानी करीब होता है करीब बहुत बड़ी अमाउंट, बहुत बड़ी रकम होती है। उसको एक्चुअली ये IMF जो है या वर्ल्ड बैंक हैं, ये तीसरी दुनिया के देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फ़ंड देते रहते हैं, कर्ज देते रहते हैं। तो ये IMF ने जो फंड दिया है वो हालांकि दिया है वहाँ गरीबी दूर करने के लिए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, वहाँ पब्लिक ओरिएंटेड जो काम है उनके लिए। लेकिन आपको पता ही है कि अमेरिका हो या विश्व बैंक हो या IMF है, जो हेल्प पाकिस्तान को देते हैं, जो मदद पाकिस्तान को देते हैं, चाहे वो कर्ज के रूप में हो, चाहे वो ऐसे असिस्टेंट के रूप में हो, उसका वो मिसयूज करता है। उसकी वजह उसकी आतंकवाद की फैक्ट्री चलती है। आपको पता ही है कि POK हुआ या पंजाब के पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों में हर जगह आतंकवादी शिविर चलते रहते हैं। आपको पता ही है कि पाकिस्तान में ही ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था आखिरकार, और पाकिस्तान डिनाई करता रहा जी। पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड में रहता है। अभी ये सीज फायर हो गया, इसके बाद फिर अगर आतंकवादी हमला होगा तो फिर से पाकिस्तान डिनायल मोड में रहेगा। तो कह सकते हैं आप कि कम से कम IMF को कंसीडर करना चाहिए था, एक शर्त रखनी चाहिए थी कि तुम अपने यहाँ जो टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं, क्योंकि उसके यहाँ ऐसे टेररिस्ट हैं जो UN में रजिस्टर्ड, UN की लिस्ट में हैं, जो हाफिज़ सईद हुआ, मौलाना मसूद अजहर हुआ, या शेख सलाउद्दीन हुआ, या ज़कीर रहमान लखवी हुआ, या जितने आतंकवादी हैं सब जो है इन लिस्टेड हैं, वांटेड लिस्ट में है जी। और सब लोग वहीं छुपे हुए हैं। अभी जो रऊफ़ अजहर का क्रिमिनेशन हो रहा था, उसमें ढेर सारे आतंकवादी आए थे, नेता आए थे। तो कह लीजिए कि अब इसके बावजूद IMF अगर उनको फंड रिलीज करता है तो ये भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है जी, उसके लिए सेटबैक है, क्योंकि भारत मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत वही बात आएगी कि भारत एक सॉफ्ट नेशन के रूप में बिहेव करता है। अभी जो सीज फायर हुआ, ये भी इतनी आक्रामकता के बाद फिर से सीज फायर को एक्सेप्ट कर लेना, इतनी जल्दी एक्सेप्ट करना बिना एलिमिनेशन के, आतंकवाद को बिना ख़त्म किए,
सीज फायर को एक्सेप्ट कर लेना। जी, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत की शर्तों पर ये सीज फायर लागू किया गया, तो ये भी देखना होगा, हालांकि ये अभी खुल के नहीं बताया गया है। अभी विक्रम मिस्री ने कोई सवाल का जवाब दिया नहीं। जी बिल्कुल, इसलिए हम नहीं कह सकते कि शर्तें क्या हैं या किस टर्म कंडीशन पर सीज फायर हुआ है। निश्चित रूप से भारत बात रखेगा, लेकिन फिर वही बात आई कि पाकिस्तान क्या मानेगा, क्योंकि भारत में मुकदमा चल रहा है आतंकवादियों के खिलाफ, दाऊद इब्राहिम के खिलाफ चल रहा है, टाइगर मेमन के खिलाफ चल रहा है। अब ये सब वहाँ बैठे हुए हैं, और तो वो क्या पाकिस्तान की नीयत भी है कि वो कभी भी आतंकवाद को खुद भी खत्म नहीं करना चाहता है। भारत को सीज फायर के लिए सीधी शर्त रखनी चाहिए थी कि हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन और मसूद अजहर समेत जितने आतंकवादी बड़े आका हैं सबको भारत के हवाले करो, हम मुकदमा उन पर चलाएंगे। बिल्कुल, उन पर मुकदमा चलाएंगे, उन पर हत्या का मुकदमा, जो हमारी जो ढेर सारे लोग प्रक्रिया से गुजरेंगे। पिछले करीब 3-4 दशक से जो लोग मारे गए हैं, निर्दोष मारे गए हैं, उनकी हत्याओं के जिम्मेदार यही लोग हैं ना। जी बिल्कुल, और इसी पे हम आपसे एक सवाल और करेंगे, लेकिन इस वक्त हो गया है ब्रेक का समय, तो यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आवाज़ चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर डे 4। हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से कि IMF ने जो एक मदद की है $1 अरब की, क्या इस तरह के कोई नियम होते हैं कि जब हम आपकी मदद कर रहे हैं, आपको एक तरह से लोन दे रहे हैं, तो आप इसे किस चीज़ में खर्च करने वाले हैं, इसका कोई ऐसा ब्यौरा देना होता है? क्योंकि अगर ब्यौरा देना हुआ तब तो पाकिस्तान को शायद ये मदद नहीं मिलती, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो जिस तरह से भारत पर अटैक कर रहा है, भारत उसे विफल कर रहा है, काफ़ी कुछ खर्च हो रहा है, तो पाकिस्तान ये पैसा उसी में फिर लगाने वाला है। तो ऐसा कुछ नियम होता है कि ये बताया जाए कि कहाँ ये पैसा यूज़ होने वाला है? IMF का जो IMF हुआ या वर्ल्ड बैंक या जो जितनी जो इंटरनेशनल वित्तीय संस्थान हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, वो जो कर्ज देते हैं तो पर्टिकुलर मद पर देते हैं कि आप क्या करने वाले हैं। वो अपना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंपते हैं, देश जो विकासशील देश हैं अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंपते हैं, उसके अनुसार मदद मिलती है। लेकिन पाकिस्तान के मामले में ये रहा है, पाकिस्तान बदनाम रहा है। ये अपना जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से जो मदद मिलती है उनका रक्षा बजट पर खर्च किया करता है जी। उनसे हथियार खरीदता है, उनसे मिसाइल खरीदता है, उनसे नहीं तो पाकिस्तान अपने दम पर बिना अगर दुनिया उसको मदद न करे जी, ये भी बता रहा हूँ आपको कि दुनिया अगर मदद न करे तो पाकिस्तान न तो इतनी अपनी आर्मी को इतना पावरफुल कर पाएगा और न तो टेररिज्म को इतना सपोर्ट कर पाएगा जी। इसके लिए पूरी दुनिया का जो डबल स्टैंडर्ड है जो दुनिया के देशों का, यही मैं राइट फ्रॉम बिगिनिंग कह रहा हूँ कि भारत जो है, अब भारत की इमेज एक सॉफ्ट नेशन की है। भारत का जो लीडरशिप है उसके अंदर विल पावर इतना ज़्यादा नहीं है। आप देखिए अभी गाजा में सीज फायर नहीं हुआ है, बिल्कुल देखिए आप, इजराइल अभी भी फिलिस्तीनियों के खिलाफ उसका अभियान शुरू है। वो सही है गलत तो दूसरी बहस की मुद्दा हो सकता है, लेकिन इजराइल अभी भी कह रहा है कि हम गाजा को अपना हिस्सा बनाएंगे और हमास की कमर तोड़ देंगे। लेकिन भारत क्या किया है? भारत जो है हाफिज सईद जिंदा है, सैयद सलाउद्दीन जिंदा है, जितने आतंकवादी हैं सारे जिंदा हैं और रूम कर उनको सिक्योरिटी दी गई है।
और भारत अपना जो ऑपरेशन सिंदूर बीच में रोक करके उसको बोल दिया है सीज फायर लागू हो गया। यहाँ पर एक ये भी मुद्दा आता है कि जब विश्व के सारे देश देख रहे हैं दोनों तरफ से, चाहे पाकिस्तान की तरफ से या भारत की तरफ से हो, जो भी कार्रवाई की जा रही थी, इसे अगर देखें तो कूटनीतिक तौर पर किस तरह से भारत लेता और किस दिशा में जा रहा था ये? एक्चुअली क्या बताऊं आपको, मैं फ्रैंकली बता रहा हूं कि ये पूरी दुनिया बहुत पक्षपात करती है भारत के साथ। भारत को एक सॉफ्ट नेशन क्या है, भारत कह लीजिए कि भारत की जो पॉलिसी रही है नेहरू जी के ज़माने में, जब धर्मनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट चलता था कि उसमें शांति शांति शांति, मुझे लगता है कि मैं राइट फ्रॉम बिगिनिंग कह रहा हूँ कि भारत को एक आक्रामक देश बनना होगा, क्योंकि भारत का जो भौगोलिक स्थिति है, उधर चीन से घिरा हुआ है, उधर पाकिस्तान से घिरा हुआ है, उधर अब बांग्लादेश जैसा देश भी आंख तरेरता है, इवन मालदीव जैसा देश आपने सोचा होगा जो है, सब आंख दिखाते हैं भारत को। यानी भारत का जो लीडरशिप है, भारत इतना विशाल देश है, भारत में इतने संसाधन हैं, भारत इंडिपेंडेंट है पूरी तरह, भारत कोई भी युद्ध लड़ सकता है, बस क्या कमी है भारत में? विल पावर, लीडरशिप में। एक्चुअली आप नुकसान को डरते हैं, आप ये सोचते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था पीछे चली जाएगी, ठीक है, लेकिन ऐसी तरक्की से क्या फ़ायदा जब कहीं भी विस्फोट की संभावना रहेगी। पता चला कश्मीर में तरक्की हो रही है, फिर ब्लास्ट हो गया, महिलाओं से फिर पूछ करके अगर मार देंगे, सुहाग उनकी छीन लेंगे, उसकी क्या गारंटी है? जी, आप विल पावर की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 2014 के बाद जब से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से भारत जो है वो सिर्फ डिफेंसिव नहीं रहा, एग्रेसिव भी हो गया है, और वो अपनी एग्रेसिवनेस दिखा रहा है कि जैसे पाक अगर कोई कार्रवाई कर रहा है तो उसका पलट जवाब दे रहा है, बल्कि दोगुना दे रहा है। तो ऐसा लगता है कि वाकई में 2014 के बाद भारत अग्रेसिव हुआ है। हाँ, एक्चुअली आप इस मान सकती हैं कि 2014 के बाद खास करके नरेंद्र मोदी जब से प्राइम मिनिस्टर हुए हैं जी, आतंकवादी घटना हुई, जैसे उरी में आतंकवादी घटना हुई तो हमारे सेना क्रॉस बॉर्डर करके वहाँ POK में गए, ठीक, और वहाँ मारा जी। लेकिन क्या हुआ, फिर कैंप शुरू हो गया, फिर 5 साल बाद फिर से पुलवामा अटैक हो गया, फिर इस बार हमारा एयरफोर्स गया और 4-5 आतंकवादी शिविरों को नष्ट करके आ गया, फिर क्या हुआ, फिर 6 साल बाद पहलगाम हो गया, अब फिर से हम इस बार 3 दिन युद्ध किए, फिर सीज फायर कर लिए, पता चला 6 साल बाद फिर कोई और घटना हो रही है। ऐसा तो नहीं जहां पाकिस्तान दिखा रहा था कि अगर भारत ने कुछ हम पे अटैक किया तो हम भी कर सकते हैं, वो एक अपनी ही आवाम को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान भी एक शक्ति वाला, सैन्य जो उसकी शक्ति है, चाहे उसके हथियार हों वो सब अत्याधुनिक हैं, उसके पास भी वो शक्ति है। और यहाँ भारत भी यही कर रहा था कि अगर पाक ने हम पे हमला किया है तो देखिए हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। उसे भी अपनी आवाम को दिखाना था, उस सरकार को दिखाना था। तो सीधे तौर पे ये किसी पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, लेकिन क्या ये ऐसा भी हो सकता है? एक्चुअली क्या कह लीजिए आप कि पाकिस्तान ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की दूसरी रात जी, जिस तरह उसने ड्रोन अटैक किया, इससे साफ जाहिर है इस हमले के लिए पाकिस्तान पूरी तरह तैयार था, क्योंकि अचानक कोई देश इतना वॉली ऑफ ड्रोन या मिसाइल किसी दूसरे देश पर 300-400 मिसाइल दागा था उस परसों की रात में जी। इतनी मिसाइल बिना तैयारी के नहीं दागी जा सकती, इतने ड्रोन्स बिना तैयारी के नहीं दागे जा सकते हैं। तो कहने का मतलब पाकिस्तान कहीं न कहीं जानता था कि भारत एक सॉफ्ट नेशन है और सीज फायर के लिए तैयार हो जाएगा, इसलिए जितना नुकसान कर सकते हो 1-2 दिन में कर दो। लेकिन भारत, हालांकि भारत का जो डिफेंस सिस्टम और था उसकी तैयारी 22 अप्रैल के बाद ही उसने हाँ, अपनी पूरी तैयारी कर रखी होगी। भारत ने उसका नुकसान नहीं होने दिया, दूसरी बात है। लेकिन भारत कह लीजिए कि अब पाकिस्तान जो है अब सीज फायर कराने में सफल रह गया। अब उसकी वजह चाहे जो हो, तो कह सकते हैं आप कि पाकिस्तान पहले से ही तैयारी कर रहा था। इतना मतलब अगर तैयारी नहीं करता तो उसके माइंड में था कि उसे कहाँ तक जाना है, कहाँ तक अपनी शक्ति दिखानी है, और फिर उसके बाद हम सीज फायर की बात करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली क्या है, आप देखिए ना कि अभी जो
मीडिया रिपोर्ट देखिए, भारत की तरफ से दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, अलग अलग दावे जी। किए जा रहे हैं। लेकिन लबो-लुआब ये है कि ये पाकिस्तान ने अपनी जनता को बता दिया है कि हमने काफ़ी हमला किया है, काफ़ी इंडिया को रजिस्ट किया है। अभी वहाँ के एक लेफ्टिनेंट जनरल है, उन्होंने वो कह रहे थे कि पाकिस्तान लड़ाई में भारत से कहीं नहीं ठहरेगा, इसलिए पाकिस्तान को सीज फायर के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की 6 लाख सेना के मुकाबले भारत के पास 16 लाख सेना है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान कूटनीति में सफल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। जी, बात करें कि जिस तरह से हथियारों का इस्तेमाल हो रहा था, 4 दिन बाद आकर, चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे चीन की बात करें या और देश हैं जो बोल रहे हैं कि शांति बनाए रखें, दोनों ही देशों को बैठकर चर्चा करनी चाहिए, इस कार्रवाई को रोकना चाहिए। ऐसा नहीं लगता है कि ये एक तरह से ग्लोबल आर्म्स ट्रेड का गेम चल रहा था, कि इससे जितने हथियार बेचने वाली कंपनियां हैं, जो हथियार, विदेशी हथियार ले जाते हैं किन्हीं भी देशों को सुरक्षा के लिए, उनका ये गेम था? एक्चुअली आपको मैं बताऊं कि मानवीय दृष्टि से देखें, मानवीय दृष्टि से आप देश के ऊपर से उठ के देखें तो एक ह्यूमन लाइफ बहुत कॉस्टली होती है, इसमें हथियार के लिए कोई जगह नहीं है जी। लेकिन चूँकि हथियार भी बेचना है, हथियार से कमाई भी करनी है, तो जो छोटे देश हैं, भारत हुआ, छोटे मतलब नहीं कहूँगा मैं, जो अविकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, जैसे भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, नेपाल, श्रीलंका, दुनिया भर के अफ्रीकी देश हैं जी। इन देशों को लड़ाई में उलझाए रखते हैं बड़े देश, जो एक्सपोर्टर हैं, जो ईवी बनाते हैं, बड़े बड़े देश। तो इस लिहाज से कह लीजिए कि ये भी एक फिर से नई एक दौड़ शुरू होगी। पाकिस्तान चाहेगा कि वो और मजबूत हो, भारत चाहेगा और मजबूत हो, तो एक हथियार खरीदने का एक और होड़ मचेगा। इससे इसका जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च होता है, बुनियादी ढांचे पर जो खर्च होता है, उसका पैसा डाइवर्ट करेंगे जो है कह लीजिए कि हथियारों पर। तो मैं वही कह रहा था कि ये स्थायी हल नहीं है जी। मानवीय दृष्टि से या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर। ये ठीक है, युद्ध टल गया, दोनों देश शांतिपूर्वक अब शांति से सो पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि भारत के पक्ष में, खास करके भारत ऐसा देश है जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है पिछले कई दशक से, उसके पक्ष में फैसला नहीं गया, मुझे ऐसा लगता। जिस तरह की लड़ाई चल रही थी दोनों देशों के बीच में, जो भी कार्रवाई चल रही थी, अगर ये 2-4 दिन और होते तो क्या भारत कोई निर्णायक रोल ले सकता था? बिल्कुल आपको बताऊं, अभी बलूचिस्तान में वहाँ रिवोल्ट हो गया है, वहाँ बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं और वहाँ के लोग ट्वीट कर रहे हैं, उसमें भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ट्वीट टैग कर रहे हैं और इंडिया को टैग कर रहे हैं, इंडिया के लोगों को टैग कर रहे हैं। उसमें वो लोग उन लोगों को उम्मीद थी कि ये युद्ध लंबा चलेगा तो उनके मुक्ति का रास्ता निकलेगा। जी। बलूचिस्तान 1947 से ही अपना आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान वहाँ जेनोसाइड कर रहा है, वहाँ लोगों को जो है हत्याएं कर रहा है, वहाँ बड़ी संख्या में पुरुष मिसिंग है, युवक मिसिंग है बलूचिस्तान में। तो यही बता रहा हूँ आपको, इसीलिए जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हुए थे उस साल लाल किला से संबोधन में केवल बलूचिस्तान का नाम लिए थे, वहाँ के लोग उसका बहुत ज़्यादा वेलकम किए थे, बहुत खुश हुए थे। इस बार भी वो लोग पाकिस्तान 3 फ्रंट पर लड़ रहा था, बलूचिस्तान से भी लड़ रहा था, उधर तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान बॉर्डर पर वहाँ लड़ रहा था और इधर भारत से लड़ रहा था। इसलिए कह रहा हूँ कि ये सीज फायर अगर न होता, 2-3 दिन अगर चलता जैसा कि आपने कहा, तो ये निर्णायक, तब पाकिस्तान बोलता कि मैं हाफिज सईद को, सैयद सलाउद्दीन, जो आका हैं, आतंकवाद के आका, जो फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं, इनको आपको सौंप रहा हूँ, आप सीज फायर कर दो। जी बिल्कुल, और सबके दिमाग में यही था कि अगर ये 2-3 दिन और जाता तो शायद भारत कोई एक बड़ी कार्रवाई करता और उसके बाद ये कहा जा सकता था कि आतंकवाद का खात्मा हो गया है। एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहेंगे, इस सारी कार्रवाई के दौरान जो 4 दिन चली है, इसमें क्या कहना चाहिए कि भारत को
चाहे मोदी सरकार हो या हमारे सैन्य बल हैं, उन्होंने जितनी अपनी ताकत झोंकी है, क्या उसका फ़ायदा आने वाले दिनों में दिखेगा, आपको लगता है? एक्चुअली कह लीजिए कि अगर हम जब से आतंकवाद शुरू हुआ है तुलना करें पूरे समय का, तो पिछले खास करके पिछले 10 साल में जी। भारत एक आक्रामक देश के रूप में उभरा है, लेकिन फिर उसकी जो सॉफ्ट नेशन की ग्रंथि है वो हावी हो जाती है, जैसे अभी हावी हुई है और सीज फायर हो गया। तो कह लीजिए कि अभी अब 2019 के बाद जब इंगेजमेंट हुआ था, जब अभिनंदन उधर पकड़ लिए गए थे, फिर वो तो 2 दिन के अंदर पाकिस्तान उनको वापस किया, उस समय भी लगा था कि अब पाकिस्तान बाज आएगा, अब आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करेगा। तो अब उस खुशफहमी में हम अभी भी उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार जो 3-4 दिन इंगेजमेंट रहा, ये जो लड़ाई हुई है, इसकी वजह से इससे सबक लेगा पाकिस्तान और आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करेगा। अब आतंकवाद की फैक्ट्री नहीं चलाएगा, ये आतंकवादी नेताओं को बोलेगा कि तुम लोग घर बैठो, सामाजिक कार्य करो, लेकिन फिर ये होगा, इस पर संदेह है, क्योंकि ये लोग जिहाद अपने आप को जिहादी मानते हैं, और जिहादी जब तक मानेंगे तो आतंकवाद कुछ चलता रहेगा। बिल्कुल, और इस पे कहीं कोई रोक भी नहीं लगेगी। हालांकि जो बड़ी खबर आई है कि सीज़ फायर लागू कर दिया गया है, अब इसे देखना होगा कि भारत ने आखिर किन शर्तों पर इस सीज़ फायर को माना है, क्योंकि भारत भी जिस तरह से कदम उठा रहा था, ये नहीं कहेंगे कि वो एकदम से तैयार हो गया होगा। कुछ तो ऐसे ठोस शर्तें उसने रखी होंगी जिसके चलते सीज़ फायर को लागू किया गया है। फिलहाल हरगोविंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों का भी इस कार्यक्रम को आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, शेयर करें अपने कमेंट, किस तरह के कार्यक्रम आप आगे भी देखना चाहते हैं, और ज़रूर हमारे आवाज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया। नमस्कार।